रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं स्कोप फाउंडेशन और राजीव गांधी फाउंडेशन। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। ये है रोशनी का कारवां। क्या आप सिर्फ आहट से आने वाले को पहचान सकते हैं? हम पहचान सकते हैं। क्या आप अंधेरे में देख सकते हैं? हम देखते हैं। आंखें आपके पास हैं, पर रोज जीने के लिए जो शक्ति चाहिए वो सबके पास है। दृष्टिहीनों को आपका सहयोग चाहिए, सहानुभूति नहीं। This public awareness message is brought to you by Bosch & Lomb. रोशनी के कारवां के हम सफर सभी दोस्तों को सलीमा रजा की तरफ से सलाम, नमस्ते। और अरशद इकबाल का भी आदाब। हाल सही है और चाल वही रफ्तार बेढंगी जो पहले थी सो अब भी है। भाई हम तो ये हरगिज नहीं मानते और हमारे लिसनर्स भी नहीं मानते। बड़ी फिट चाल है तुम्हारी अरशद। हाँ, एक बात है कि रूप बदलते रहते हो। क्या मतलब? हमें कहना क्या चाहती है? अब मैं क्या कहूँ? एक बात तो तुमने खुद कह दी। अच्छा सुनो, तुम्हारा ये जो टैलेंट है ना, इसकी वजह से तुम कितने मकबूल हो चुके हो। देखिए, ऐसा है कि आई एम एन आर्टिस्ट एंड आई लाइक आर्टिस्ट। दोस्तों, ये देखा ना आपने इनकी कारस्तानी। अगर मजा आया तो मुझे भी बताइएगा। रिपीट प्रोग्राम भी हो सकता है जी। अच्छा, अब चलते हैं हम अपने प्रोग्राम के उस हिस्से में जहां जॉर्ज अब्राहम इस प्रोग्राम में कई दिलचस्प लोगों से हमारी बातचीत कराते हैं। ये तो आपको पता ही है ना? इस सप्ताह वो बात कर रहे हैं चारू दत्त जाधव से, जो कि जीटीएल इंडिया में प्रोजेक्ट लीडर हैं। 13 साल की उम्र में इन्हें आंखों की प्रॉब्लम शुरू हुई और 20 साल पहुंचते पहुंचते ये टोटली ब्लाइंड हो गए। अपने काम के अलावा ये बढ़िया चेस प्लेयर भी हैं और ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के फाउंडर भी हैं। नमस्कार चारू, आपकी जो आंखों का जो प्रॉब्लम है ये लगभग बचपन से है। आप हमारे सुनने वालों को कृपया बताएंगे कि ये कैसे हुआ? मुझे आंखों का प्रॉब्लम 1980 में, जब मैं 13 साल का था, तभी हुआ। रेटिनल डिटैचमेंट डिजीज़ का नाम है। सडनली हुआ मुझे। एक्चुअली कोई एक्सीडेंट या हाई फीवर वगैरह नहीं था, बट ये प्रॉब्लम हुआ और मैं डॉक्टर के पास गया। तभी बताया गया कि फॉर दिस डिजीज इसके ऊपर कोई इलाज नहीं है। तो तभी मेरा एक लेफ्ट आँख का विजन मेरा चला गया। तभी आज डेज गोज बाय राइट आई का विजन भी उसी डिजीज के कारण कम होते गया और मेरी पूरी विजन 90s में चली गई। जब आपकी आंखों की रोशनी चली गई तो जाहिर है कि आपके परिवार वाले घबरा गए होंगे। तो आप बताएंगे कि उनके रिएक्शन क्या था और उन्होंने सिचुएशन को कैसे संभाला? 8th में जब भी मुझे प्रॉब्लम हुआ, मैं 6 महीना स्कूल गया नहीं। डॉक्टर ने भी मुझे बताया था कि मैं खुद पढ़ाई करूँगा, रीडिंग राइटिंग करूँगा तो मेरी विजन बहुत जल्दी चली जाएगी। तो पेरेंट्स मुझे स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन मैंने वैसे फाइट करके नेक्स्ट ईयर स्कूल ज्वाइन किया और मेरी स्टडी कंटिन्यू की। आई वांटेड टू डू स्टडीज़ बिकॉज विदाउट स्टडीज़ मुझे मालूम था कि मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे वैसे कभी किया नहीं। उन्हें मुझे फ्रीडम दिया और वो जितना हो सके मेरे को इंडिपेंडेंट रखने की कोशिश की और वो मुझे हेल्प किया। और आज जो भी मैं इंडिपेंडेंटली और कॉन्फिडेंटली करता हूँ, उसके पीछे मेरे पिताजी का और मेरे पेरेंट्स का जो एटीट्यूड है वो हेल्प किया मुझे। चारू, आप आजकल कहाँ काम कर रहे हैं और अपने काम के बारे में थोड़ा बताएंगे? अभी मैं जीटीएल लिमिटेड, ये एक मल्टीनेशनल कंपनी ओरिजिनेटेड इन इंडिया, इसमें काम करता हूँ सॉफ्टवेयर डिवीजन में। इंफॉर्मेशन नॉलेज सिस्टम डिपार्टमेंट का नाम है। एज अ प्रोजेक्ट लीडर मैंने 1.5 साल पहले ये कंपनी ज्वाइन की। तभी मैं सिस्टम इंजीनियर था। 6 महीने के बाद मेरा प्रमोशन हो गया और अभी मैं कपल ऑफ प्रोजेक्ट्स लीड करता हूँ। उसके पहले मैंने 15 साल इंडियन बैंक में एज अ टेलीफोन ऑपरेटर जॉब किया। बहुत लोगों ने बोला कि यू आर लिविंग अ सिक्योर जॉब, गवर्नमेंट जॉब एंड ज्वाइनिंग अ प्राइवेट कंपनी। लेकिन मुझे लगा था कि ज़िंदगी भर टेलीफोन ऑपरेटर रह के जो भी मैंने सीखा है, कंप्यूटर में जो किया है, उसको मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता हूँ। और ये चैलेंज था और मुझे इस फील्ड में, आईटी फील्ड में कुछ करना था। इसलिए मैंने रिस्क लिया और ये कंपनी ज्वाइन की एंड आई एम हैप्पी दैट आज मुझे प्रमोशन मिला। एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे मैं काम करता हूँ। कुछ इंजीनियर्स मेरे साथ काम करते हैं
और चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ। चारू, अपने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में जरा बताएंगे? ग्रेजुएशन मैंने किया इकोनॉमिक्स में बीए में। उसके बाद मैंने पहला एडवांस डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इन्फोटेक से कंप्लीट किया। फिर इग्नू से मैंने मेरा मास्टर्स डिग्री किया, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। साइमल्टेनियसली मैंने नेटवर्क सिक्योरिटी में मिस्टर विजय मुखी के कंप्यूटर क्लास से डिप्लोमा किया और रिसेंटली मैंने .NET में भी एक डिप्लोमा कंप्लीट किया है। तो दिस आर माई एडवांस डिग्रीज और बाकी बेसिक बहुत सारे कोर्सेज मैंने किए हैं। आपने कहा कि आप प्रोजेक्ट लीडर हैं, तो ये प्रोजेक्ट लीडर के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं? यू हैव टू प्लान द प्रोजेक्ट, पूरा प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल मैनेज करना है, प्रोजेक्ट ड्यूरेशंस, टाइमली कंप्लीशन, जो भी प्रोजेक्ट कॉस्टिंग है टू मैनेज अंडर दैट प्रोजेक्ट कॉस्टिंग। सो आर्किटेक्चर डिजाइनिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डिजाइनिंग ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड अलोकेट द वर्क एंड गेट द वर्क डन फ्रॉम द इंजीनियर्स। ये बेसिक टास्क प्रोजेक्ट लीडर का होता है। आप ब्लाइंड हैं और आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि आपके प्रति आपके कोलीग्स और आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनके प्रतिक्रिया क्या है? जब मैं इनिशियली ज्वाइन हुआ था तभी ऐसे ये फील्ड में मैं नया था, तो उनको ऐसे आश्चर्य लगता था कि मैं कैसे कंप्यूटर पे काम करूंगा। एज डेज गोज बाय उनको मुझे मेरी एबिलिटीज़ पे विश्वास हुआ और अभी जो टीम मेरे अंडर काम कर रही है उनको इतना कॉन्फिडेंस है कि उनको पता है कि जो भी टास्क हम लोग लेते हैं कि वो एक कंप्लीट होगा। यानी अभी हम लोग जो दो डिफिकल्ट प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं वो दोनों प्रोजेक्ट्स पे उनका मेरे जो भी आर्किटेक्चर डिज़ाइनिंग है या जो भी मैं प्लान करता हूँ उस पर कॉन्फिडेंस है और हम लोग इसलिए जो भी टास्क है माइलस्टोन्स है टाइमली कंप्लीट किया है। एंड फॉर्चुनेटली आई गॉट अ वेरी गुड टीम, दे हैव बिलीव ऑन मी एंड आई आल्सो हैव बिलीव ऑन देम। आप चेस में काफ़ी इन्वॉल्व हैं, आप चेस के टूर्नामेंट्स करते हैं, चेस खुद खेलते हैं। आप हमारे सुनने वालों को ये बताएं कि आपकी चेस में कैसे रुचि हुई और आपके चेस में एक्टिविटीज़ क्या है? चेस ने मेरे ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इन 1985 मैंने एक चेस का टूर्नामेंट खेला, वहाँ मैं अकेला ब्लाइंड था और बाकी सारे साइटेड प्लेयर्स थे और वो टूर्नामेंट मैंने जीता। तभी मुझे एक कॉन्फिडेंस आया कि लाइफ में कुछ भी कर सकता हूँ। 1984 से मैंने 1996 तक स्टेट लेवल में चेस प्रमोशन का काम किया। साइमल्टेनियसली मेरा खुद का चेस करियर एज अ प्लेयर मैंने कंटिन्यू किया था। 97 में मैंने ऑल इंडिया चेस फेडरेशन फॉर द ब्लाइंड ये संस्था की स्थापना की और 98 में हम लोग को वर्ल्ड बॉडी से रिकग्निशन मिला और सिंस 98 आज तक यानी 7-8 साल हो गए हैं हम लोगों ने 14 टीम्स वर्ल्ड चैंपियनशिप को भेजी है। और मुझे कहने को बहुत खुशी होती है कि हमारा एक प्लेयर मदन बागायतकर उसको ब्रॉन्ज मेडल मिला है 2000 ओलंपियाड में। मैं खुद आयरलैंड के एक टूर्नामेंट में जॉइंट सेकंड आया हूँ और एक प्लेयर जॉइंट थर्ड था। साइमल्टेनियसली जैसे देश भर में हम लोगों ने इसका प्रसार किया है। आज 16 स्टेट्स ऑल इंडिया चेस फेडरेशन फॉर द ब्लाइंड के मेंबर स्टेट्स हैं। 2000 के ऊपर चेस प्लेयर्स चेस खेलते हैं। हम लोगों ने स्टैंडर्ड इम्प्रूवमेंट्स के लिए एफर्ट्स डाले हैं। ब्रेल मैगजीन स्टार्ट किया, क्वार्टरली ब्रेल मैगजीन, बाद में ओपनिंग के ऊपर ब्रेल बुक्स निकाले हैं और अभी मई में हम लोग डेजी जो डिजिटल एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो डेजी फॉर्मेट है उसमें बुक्स हम लोग ला रहे हैं क्योंकि विदाउट द स्टडी चेस में इम्प्रूव करना बहुत मुश्किल है। आई एम फॉर्चुनेट दैट कि मेरी कंपनी ने ये चेस अडॉप्ट किया है और उन्होंने भी एक चेस के लिए प्रोजेक्ट लिया है। जो चेस सॉफ्टवेयर हम लोगों ने डेवलप किया है मेरी कंपनी ने जो ब्लाइंड के लिए कंपेटेबल है और उसका स्टैंडर्ड जो है वो किसी और साइटेड के चेस प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर के लेवल का है। चारू, चलते चलते आप हमारे सुनने वालों को कुछ कहना चाहेंगे अपने ज़िंदगी से, जो कुछ भी आपने सीखा या आपने महसूस किया, आप हमारे सुनने वालों के साथ कुछ शेयर करेंगे? एक तो सेल्फ बिलीफ होना चाहिए और नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। ऑनेस्टी से आप कुछ भी काम करेंगे तो आप अचीव कर सकते हैं। शुरू में इतनी तकलीफें हुई थी कि मुझे लगा था कि ये पॉसिबल नहीं है, बहुत लोगों ने बताया था कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन आज जो स्टेज पे हम लोग पहुँचे हैं ये इसी के कारण है कि डिटर्मिनेशन होगा, विल पावर होगी और डेडिकेशन से डिसिप्लिन से काम करेंगे तो हम लोग कुछ भी अचीव कर सकते हैं। चारू, आपने हमसे बात की अपने ज़िंदगी के बारे में, अपने काम के बारे में, अपने चेस में दिलचस्पी के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। वही बात जो हम भी बार बार दोहराते हैं, चारुदत्त जाधव ने भी कही कि दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। डोंट क्विट,
फाइट वन मोर राउंड। दोस्तों, आपके खतों सुझावों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने प्रोग्राम को बेहतर बनाने में हमारी मदद की। ये वाकई सच बात है। सलीमा जी। जयश्री लूला ने हमसे पूछा है कि क्या पोल्यूशन से बचाव के लिए बराबर आई ड्रॉप्स डालते रहना चाहिए? अरशद, ये वाकई बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सवाल है। और हम जयश्री जी से ये कहना चाहेंगे कि यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग के एक सर्वे के मुताबिक फ्रीक्वेंट और लगातार आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है। अच्छा? हाँ, ज्यादातर आई ड्रॉप्स में देखिए हार्मफुल प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जिन्हें आप अगर मान लीजिए कि 6 दफा दिन में से ज्यादा डालें, यानी मोर देन 6 टाइम्स अ डे, तो क्रॉनिक इरिटेशन हो सकता है। यहाँ तक कि इन्फेक्शन ऑफ द कॉर्निया भी हो सकता है। अच्छा, एक्सपर्ट्स की राय यह है कि इतना बड़ा खतरा मोल न लें, सोच समझकर ड्रॉप्स डालें और हर 2 साल में कम से कम एक दफा आई टेस्ट जरूर करा लें। तो आइए आज के प्रोग्राम के प्रोफाइल सेगमेंट में सुषमा सेठ, हमारी फिल्मों की जानी मानी अभिनेत्री, ये हमें आज बता रही हैं गिरत जे वेमाय के बारे में, जो कि एक मशहूर मरीन बायोलॉजिस्ट हैं। इनका जन्म नेदरलैंड्स में हुआ था। दोस्तों, जिंदगी में अभाव, मुश्किल, किस्मत सब बहाने हैं। अगर किसी में इच्छा शक्ति है तो क्या नहीं हो सकता। ऐसे हजारों उदाहरण हैं जो किसी मजबूरी में नहीं बनते, बल्कि कहते हैं हिम्मत हो अगर जवान, झुक जाए आसमान, जैसे डॉक्टर गिराट जे वर्माए ने किया। नेदरलैंड में जन्मे डॉक्टर वर्माए जन्म से ही दृष्टिहीन है। बचपन से ही शंख, सीप और कुदरती चीजें इकट्ठा करने का उन्हें शौक है। प्राइमरी स्कूल में ही उन्होंने बायोलॉजी पढ़ने की इच्छा जताई और पूरी लगन से जीव विज्ञान व भूविज्ञान में उच्चतम शिक्षा पाई। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के बाद वो डॉक्टरेट के लिए येल आए। आजकल कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में जियोलॉजी के जाने माने प्रोफेसर हैं। सामान्य दृष्टि वाले वैज्ञानिकों की तरह डॉक्टर वर्माए हर काम करते हैं, शोध, रिसर्च, भ्रमण, सब कुछ। वे दुनिया घूम चुके हैं, गहरे समुद्र में, ऊंची पहाड़ियों पर, घने जंगलों में, रेतीले मरुथल में। अपनी रिसर्च और पढ़ाई के दौरान उन्हें केकड़ों ने काटा, रे फिश ने डसा, पथरीली शिलाओं से टकराकर चोट खाई, लेकिन वर्माए नहीं हारे। उनके जुझारूपन ने दृष्टिहीनता की सीमाएं तोड़ डाली और दुनिया को दिखा दिया दृष्टिहीन मजबूर नहीं है। वो हर असंभव को संभव बना सकता है, यहाँ तक कि सफलतम वैज्ञानिक भी बन सकता है। सुषमा सेठ से आप सुन रहे थे डॉक्टर गिरत जे वेमाय के बारे में। सलीमा जी, आप हमें ये बताएं कि हमने अपने 2 सेक्शंस तो खत्म कर डाले। अब हमारा तीसरा पड़ाव क्या होगा? भाई होता तो एडवाइस वाला ही है। तो दीजिए ना मशवरा आप हमें। बताइए किससे बात हो रही है? आज हम बात कर रहे हैं दीपेंद्र मिनोचा से, जो कि नैब दिल्ली में हेड ऑफ कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है। आज हमारे प्रोग्राम में हमें एक्सेसिबल टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी दे रहे हैं वो। बहुत सही है, तो आइए हम लोग बात करते हैं। दीपेंद्र जी, ब्लाइंड पीपल यानी कि दृष्टिहीन लोगों के लिए भारत में क्या रीडिंग मटेरियल्स यानी पढ़ाई की किताबें वगैरह कौन सी प्राप्त हैं? 3 या 4 फॉर्मेट्स हैं जिनके अंदर की किताब उसको अवेलेबल कराई जा सकती है, जिसमें मुख्य है ब्रेल, और फिर टॉकिंग बुक्स यानी बोलती पुस्तकें हैं, लार्ज प्रिंट बुक्स जिनमें कि अक्षर का आकार बढ़ा दिया जाता है जिससे कि जो लो विजन पर्सन है वो उस किताब को खुद पढ़ सके, और ई टेक्स्ट जिसमें कि कंप्यूटर के माध्यम से, जिस पर कि स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर लगा हो, तो कोई दृष्टिबाधित व्यक्ति स्वयं उस किताब को कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ सकता है। तो ये मुख्य रूप से ये 4 ऑल्टरनेटिव्स रहते हैं, और ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति इन चारों ऑल्टरनेटिव्स को एक्सेस कर सकता है। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट प्रेफरेंसेस। तो ऐसा रीडिंग मटेरियल दृष्टिहीन या कम दृष्टि लोगों को कहाँ मिल सकता है? राष्ट्रीय स्तर पर ही, जैसे ब्रेल प्रेसेस NAP बॉम्बे, NAP दिल्ली और NIVH जो देहरादून में है, ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड दिल्ली में है, BPA गुजरात में है, ऐसे
जगह जगह पर कुछ बड़ी ब्रेल प्रेसेस हैं या टॉकिंग बुक लाइब्रेरीज हैं, जितनी भी संस्थाएं ये मैंने बोली इन सब में ब्रेल प्रेसेस और टॉकिंग बुक लाइब्रेरीज दोनों ही विद्यमान हैं। तो इन जगहों से इन मटेरियल्स को प्राप्त किया जा सकता है। और इनकी जो अवेलेबिलिटी है उनका एक बहुत बड़ा मुद्दा डेफिनेटली ये रहता है कि आज की तारीख में क्या चीज़ अवेलेबल है, इसकी जानकारी एक तो एंड यूज़र तक पहुंचना। डिजिटल रेवोल्यूशन के बारे में बताइए कि पढ़ाई के ऐसे स्पेशल सामान पर उसका क्या इम्पैक्ट है। देखिए, डिजिटल टेक्नोलॉजी का इन एक्सेस मटेरियल्स में एक पूरी क्रांति उन्होंने लाके हमारे सामने रखी है, क्योंकि इनको जो प्रोड्यूस करने का, इन चारों फॉर्मेट्स को जो प्रोड्यूस करने का तरीका है वो एक्चुअली अब एक डिजिटल टेक्नोलॉजी का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। ब्रेल की किताब जो छपती है उसके लिए भी पहले ई टेक्स्ट का होना ज़रूरी है। एक सिनेरियो अगर आप इमेजिन करें कि एक किताब हम लोग अगर कंप्यूटर पे बना लेते हैं ई टेक्स्ट फॉर्मेट में, उस किताब को एक बार जब वो कंप्यूटर पे ई टेक्स्ट माध्यम से बन गई तो उस किताब को हम लोग ब्रेल में कुछ ही मिनटों के अंदर ब्रेल ट्रांसक्रिप्शन सॉफ्टवेयर और कंप्यूटराइज्ड ब्रेल प्रेसेस का इस्तेमाल करके छाप सकते हैं। इसी तरीके से टेक्स्ट टू स्पीच इंजन्स यानी सिंथेसाइज वॉइस में उसी ई टेक्स्ट को एक ऑडियो बुक के रूप में भी परिवर्तित किया जा सकता है। इवन जो यहाँ तक कि जो ह्यूमन रिकॉर्डिंग है वो भी डिजिटल फॉर्मेट में पहले रिकॉर्डिंग हो रही है, जिससे कि उसमें एडिटिंग और वो सब चीज़ों की सुविधाएं बहुत मिल जाती हैं और किताबें अच्छी क्वालिटी की बन रही हैं और उनको बनाना आसान हो रहा है। इसी तरीके से जब लार्ज प्रिंट है तो वो ई टेक्स्ट के माध्यम से बड़े आसानी से लार्ज प्रिंट में भी उसको हार्ड कॉपी उसकी निकाली जा सकती है या स्क्रीन पे भी देखा जा सकता है। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी में एक ई टेक्स्ट यानी एक सिंगल सोर्स एक बार हमारे पास आ जाए, उससे किसी भी फॉर्मेट में उसको बना पाना आसान हो जाता है। दीपेन जी, डेजी स्टैंडर्ड क्या होता है? ये जो संस्थाएं जो कि एक्सेसिबल बुक्स बनाती हैं, विश्व भर की संस्थाएं, ये सभी संस्थाओं ने इकट्ठे मिलकर के एक डेजी कंसोर्टियम नाम की संस्था बनाई है। एक फोरम है जिसमें ये सब संस्थाएं जो कि नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका काम सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करना है, ये संस्थाएं मिलकर के ही इन स्टैंडर्ड्स को, डेजी स्टैंडर्ड्स को बना रही हैं। और उद्देश्य यही है कि एक जगह जो किताब बने विश्व में कहीं पर भी वो किताब दूसरी जगह पर भी उसका प्रयोग किया जा सके। और इसके अलावा एक जो बहुत बड़ी कमी हमारी पुरानी किताबों में रही है कि जब भी हम ब्रेल या ऑडियो या किसी भी और फॉर्मेट में जब किताब को बनाते थे तो जो ओरिजिनल बुक है उसका जो स्ट्रक्चर है, किताब का अपना एक पूरा स्ट्रक्चर रहता है, उसके अंदर पेजेस हैं, फुट नोट्स हैं, उसके अंदर टेबल्स हैं, अलग अलग किस्म के उसके हिस्से हैं किताब के, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारी आमतौर पर ब्रेल और ऑडियो बुक्स में खो जाती थी। तो ताकि अब ये डेजी स्टैंडर्ड्स ऐसे बने हैं कि ना केवल वो एक जगह से दूसरी जगह प्रयोग किए जा सकें, बल्कि ये किताबें फीचर रिच हैं, यानी इसके अंदर ये सारी स्ट्रक्चरल जो इन्फॉर्मेशन है किताबों की, ये इसको भी बचाए रखने की पूरी कोशिश की गई है। यहाँ तक कि एक ऑडियो बुक, ह्यूमन वॉइस ऑडियो बुक में भी ये संभव हो पाया है कि अब किसी पृष्ठ पर अगर आप सीधा जाना चाहें तो वहाँ जा सकेंगे। अच्छा, भारत में ब्लाइंड लोगों को रीडिंग मटेरियल पहुंचाने में दुश्वारी क्या क्या आती है? हालांकि हमारा दुनिया भर के डिजिटल रेवोल्यूशन में खासा मुकाम है, हम काफ़ी वेल नोन हैं। इन टेक्नोलॉजीज़ को भी उनकी जो पोटेंशियल है उसको अभी रियलाइज़ नहीं किया गया है। जैसे एक किताब अगर कहीं पर प्रोड्यूस होती है उसको दूसरी जगह पर डिजिटली नेट के थ्रू भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में नेटवर्किंग की ज़रूरत है, ना केवल इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्किंग की बट ह्यूमन नेटवर्किंग की भी ज़रूरत है। इसी तरीके से जो जैसे एक उदाहरण देंगे, जो पब्लिशर जो किताब छाप रहा है, जैसे NCERT सपोज करें कोई किताब छाप रही है शिक्षा के लिए, वो किताब भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में पहले बनती है और तभी वो हार्ड कॉपी में उसकी प्रतियाँ छपती हैं। उसी इलेक्ट्रॉनिक कॉपी के माध्यम से ही हम सारे ये फॉर्मेट्स, ब्रेल, ऑडियो और लार्ज प्रिंट फॉर्मेट्स भी बना सकते हैं। लेकिन जितनी भी संस्थाएं हैं वो आजकल मजबूर हैं कि वो सारे की सारी काम ब्रेल किताब को छापने के लिए पूरा का पूरा ई टेक्स्ट पहले खुद तैयार करती हैं, जो कि 95% काम है उस किताब को ब्रेल में छापने का। तो ये पूरा का पूरा काम अवॉइड हो सकता है अगर पब्लिशर्स के थ्रू ही ये ई टेक्स्ट इन संस्थाओं को मिल जाए। इसी तरीके से कॉपीराइट के इश्यूज हैं विश्व में, एक दूसरे के साथ में अभी
इस तरह का एक्सचेंज प्रोग्राम नहीं संभव हो पा रहा, क्योंकि कॉपीराइट लॉज अभी इसमें बाधा बने हुए हैं। एक देश से, अमेरिका में जो किताब आज कॉपीराइटेड है वो हिंदुस्तान में डिस्ट्रीब्यूट नहीं की जा सकती। हिंदुस्तान में भी क्योंकि इस तरह के प्रोविजंस हमारे लॉ में नहीं है जो कि इस तरह की चीज़ों को अलाउ करते हो लीगली, कि आप ब्रेल या ऑडियो में इन किताबों को छाप कर लोगों को दे सकें। इसलिए जो संस्था जो चीज़ बना रही है वो दूसरों के साथ शेयर खुल के नहीं कर पा रही है। तो इन सब टेक्नोलॉजीज़ को एक तो डिप्लॉय करना, ये संस्थाएं उन टेक्नोलॉजीज़ को डिप्लॉय करें, डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ को, नेटवर्किंग का पूरा प्रयोग करें, कॉपीराइट में लॉज में हमारे प्रोविज़न हो, पब्लिशर्स के थ्रू ई टेक्स्ट संस्थाओं तक पहुंचने का ज़रिया क्रिएट किया जाए। विश्व की जितनी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके अंदर भी जो कॉपीराइट के जो बाधाएं उनको दूर करके कोऑर्डिनेशन किया जाए। तो कोई इसमें दो राय नहीं कि जो किताब किसी भी व्यक्ति को जब प्रिंट में अवेलेबल होगी वो उसी समय लगभग और या उसके कुछ ही घंटों में ब्रेल या ऑडियो में ना प्रोड्यूस की जा सके, ऐसी कोई बाधा फिर बीच में नहीं रहेगी। दोस्तों, अगर आप हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे वॉइस मेल नंबर पर अपने सवाल को रिकॉर्ड कर सकते हैं और हम उसका जवाब आपको बाद में दे देंगे। हमारा नंबर है, अगर आप हरियाणा से कर रहे हैं तो 9896000555, और अगर हरियाणा के बाहर से कर रहे हैं तो इस नंबर के पहले 0 लगा लें। मैं आप लोगों की बात सुनकर तो मुझे ऐसा लगा कि जिस किस्म की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई है, एनसीईआरटी जैसी जो संस्थाएं हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इस किस्म के पढ़ाई के साधन को प्रोड्यूस करने और लोगों तक उन्हें पहुंचाने में अहम रोल अदा कर सकती हैं। बिल्कुल। तो भाई ये थे दीपेंद्र मिनोचा, जिनसे आप ये बातें सुन रहे थे। अब आइए हम प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में एंटर करते हैं। अरशद, हम आपकी मुलाकात, अपनी दोस्तों की मुलाकात क्रिएटिव कंट्रीब्यूशन में कलाकारों से करवाते हैं, जो कि इंसानी जज्बों को अपने गीतों, अपने रंगों और अपने सुरों में ढालते हैं। जी हाँ। तो आज हम मिलवा रहे हैं आपको उषा राठौर से। वाह, क्या बात है। दोस्तों, हम आपको बताएं कि उषा राठौर हमारी तरह स्टूडियो में बैठ के उन्होंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, बल्कि पिछले कुछ हफ्तों से जो हमारी मुलाकातों का ये सिलसिला शुरू हुआ है, उन्होंने रेडियो पे प्रोग्राम को सुना और उनको लगा कि वो अपना कंट्रीब्यूशन जरूर दे सकती हैं इस प्रोग्राम में। यकीन जाने कि हमें इतनी खुशी हुई, इतनी मसर्रत हुई कि हम उसका बयान नहीं कर सकते, कि जब उन्होंने हमें कॉल किया और उन्होंने कहा कि देखिए, हम आपके इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, और एक खूबसूरत सी कविता उन्होंने सुनाई। उषा के बारे में मैं थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन दे दूं आपको कि वो दृष्टिहीन है, एक कवित्री हैं, गायिका हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो उन्होंने अपनी कृति या जो अपनी क्रिएटिविटी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल की है, वो है दोस्ती पर। दोस्ती के बारे में उन्होंने अपने खूबसूरत ख्यालात गीत में ढालकर फोन पे रिकॉर्ड किया, जिसका हिस्सा सुने आप कुछ इस तरह। आओ मंगल दीप जलाएं, एक दूजे को हर्षाएं, ऐसे गले लगाएं, नेत्री की सुगंध से हर कोना महकाएं। आओ मंगल दीप जलाएं, मंद मंद सुगंध भरी वासंती समीर, फूली पीली सरसों उड़े पीला अबीर, तरुवर लताओं ने ओढ़ी पीली चुनरी, मन भावन वसंत आया देखो अपनी नगरी, सीतू जगा रही दे दे हिलोर, कभी दे झक जोर, वो न पहचाने गरीब अमीर, मंद मंद सुगंध भरी वासंती समीर। दोस्ती और प्रेम की सुगंध लिए कविता के फूल बांटे उषा राठौर ने। आपसे बात की, अच्छा लगा। ये सिलसिला हमारा आपका दोस्ती का और सहानुभूति का यूं ही बना रहे, यही है हमारी दुआ। दुआ करो कि ये पौधा सदा हरा ही लगे, दुआ करो कि ये पौधा सदा हरा ही लगे, उदास हो के भी चेहरा खिला खिला ही लगे। और अरशद, चलते चलते जैसा कि हम हमेशा करते हैं, द क्वेश्चन ऑफ द वीक। तो लीजिए सुनिए, इन व्हाट मंथ ईच ईयर आर वर्ल्ड साइट डे एंड व्हाइट केन डे सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड? आई रिपीट, इन व्हाट मंथ ईच ईयर आर वर्ल्ड साइट डे एंड व्हाइट केन डे सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड? यानी हर साल किस महीने में वर्ल्ड साइट डे
और व्हाइट केन डे मनाए जाते हैं? इसका जवाब आप हमें जल्द से जल्द लिख भेजिए। ये है हमारा एड्रेस, आईवे रेडियो कॉन्टेस्ट, स्कोर फाउंडेशन, PO बॉक्स 3903, न्यू दिल्ली 49। 15 दिनों के अंदर अंदर तक हमें आपका जवाब मिल जाना चाहिए, क्योंकि उन्हीं सही उत्तर के आधार पर हम उनका लकी ड्रॉ निकालेंगे और 5 लकी विजेताओं को मिलेगा एक स्पेशल आईवे टी शर्ट। बहुत जरूरी बात जो आपसे करनी है, वह हम ये चाहते हैं कि आपका पार्टिसिपेशन, आपका सहयोग हमें हमेशा मिलता रहे। हम चाहेंगे कि आप अपनी समस्याएं, चाहे वो लीगल हो, मेडिकल हो, अधिकारों से संबंधित रखती हो, रोजगार या शिक्षा के बारे में हो, किसी भी तरह की समस्या जो ब्लाइंडनेस से संबंधित हो, तो 09896000555 और हरियाणा से 9896000555 पर कॉल करें। या हमारी ईमेल आईडी भी नोट कर लें, radio@iway.org पर लिखें। और हाँ, हमारा पोस्टल एड्रेस जरूर नोट कर लें, ये है आईवे रेडियो प्रोग्राम, स्कोर फाउंडेशन, PO बॉक्स 3903, न्यू दिल्ली 49। उम्मीद की मुस्कुराहट लिए फिर मिलेंगे। मैं सलीमा रजा और मैं अरशद इकबाल। चलते चलते हम एक बार फिर कहेंगे खुदा हाफिज। हाईवे, ये है रोशनी का कारवां। हाईवे, ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां, रोशनी। हाईवे, ये है रोशनी का कारवां।